कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। ये कुछ और वर्ड्स की बात करूं तो जैसे कि एग्री, इसी तरीके का वर्ड है एक्सीड, एसेंट और कंकर। ये लगभग ये जो चारों के चारों वर्ड्स हैं ये सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इनका सैनोनियम्स की तरह भी यूज कर लिया जाता है। और इसी तरीके के इनके जस्ट अपोजिट की बात करें तो डिसएग्री, एग्री का अपोजिट डिसएग्री, और एसेंट का अपोजिट डिसेंट। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके, इनके पीछे का भी दो लॉजिक है कि जब इनके साथ किसी पर्सन का यूज हो तो आपको करना है विद प्रपोजिशन का यूज, और अगर अदर देन पर्सन हो अदर देन पर्सन हो तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको यूज करना है टू का। ठीक है, तो अदर देन पर्सन के साथ आप यूज करेंगे टू प्रपोजिशन का, और पर्सन के साथ यूज करेंगे विद का। अदर देन में कि भाई कोई आइडिया की बात हो रही हो, किसी विचार की बात हो रही है, किसी मैटर की बात हो रही हो, किसी इशू की बात हो रही हो, या किसी सब्जेक्ट की बात, तो आइडिया, इशू, मैटर, सब्जेक्ट, यानी सिंपली समझना है कि पर्सन के अलावा कुछ भी हो वहां पे आप यूज करेंगे इन वर्ड्स के साथ टू प्रपोजिशन का। जैसे कि हाँ बेटा, जैसे कि कैटरीना डिसएग्रीज डैश विद सलमान खान। तो अब देखिए यहाँ पे डिसएग्री वर्ड है, अब इसके साथ या तो टू प्रपोजिशन यूज होगी या विद, तो आपको ये वाला वर्ड बताने का काम करेगा कि हम क्या यूज करें। तो सलमान खान एक पर्सन है, और पर्सन के साथ हम यहाँ पे इसलिए क्या यूज करेंगे, विद का। कैटरीना एग्रीड डैश विकी कौशल्स प्रपोजल। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप बताइए जरा। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे अब टू का, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्रपोजल की। ठीक है, तो अदर देन पर्सन हो तो हम यूज करते हैं टू का, और रेदर देन हम यूज करते हैं विद का। इसी तरीके से आपको शायद ये भी करवाया हो, एंग्री हो, एनोएड हो, या वेक्स्ड हो। ये वर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स, सेम ही मीनिंग होती है, गुस्सा करना, गुस्सा होना। ठीक है, तो इनके साथ भी डबल प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है।
अगर पर्सन की बात हो तो फिर हम यूज करते हैं विद का, और अगर अदर देन पर्सन हो तो क्या यूज करेंगे, बताओ। तो हम यूज करेंगे एट का। ये वाली बात तुम्हें पढ़ाई भी है, एंग्री, एनॉयड, रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग। एनॉयड भी पढ़ाया है, जरा देखना, एग्जाम्पल्स करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इनके साथ जब पर्सन की बात हो तो हम लगाते हैं विद प्रेपोजिशन, और जब अदर देन पर्सन की बात हो तो हम यूज करते हैं इन वर्ब्स के साथ एट प्रेपोजिशन का यूज। इसी तरीके कुछ कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि सरप्राइज्ड, शॉक्ड, amused, startled, bewildered, अगर मैं इन वर्ड्स की बात करूं तो इनकी भी दो कंडीशंस होती हैं। अगर पर्सन की बात हो रही हो तो ऐसे कंडीशन में अलग प्रेपोजिशन आएगी, और अदर देन पर्सन की बात हो रही हो तो ऐसे में फिर इनके साथ अलग प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। तो अगर अदर देन पर्सन की बात हो तो हम यूज करते हैं इन वर्ड्स के साथ एट का, और अगर पर्सन की बात हो रही हो तो हम इनके साथ यूज करते हैं फिर बाय का, ठीक है, बाय का यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं आप लोग मुझे। इन्हीं के बेसिस पे, ये जितना अभी तक पढ़ा है, दो चार क्वेश्चंस के जरिए जज करने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। मैंने बोला आई वॉज सरप्राइज्ड डैश हिम, करते रहो, फाइनली लास्ट में बताऊंगा। दे आर एंग्री डैश देयर एम्प्लॉइज। He was angry dash her management. I am angry dash her dash her proposal। चलिए जरा इनको सॉल्व करिए। देखिए यह है सरप्राइज, और इनकी दो कंडीशंस बताई थी कि जब इनके साथ पर्सन की बात हो रही हो तो हम यूज करते हैं बाय का, और अदर देन पर्सन हो तो हम यूज करेंगे फिर एट का। तो ये हिम जो है ये पर्सन को इंडिकेट करता है, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं। ये वॉज और सरप्राइज्ड,
ये थर्ड फॉर्म है। वॉज वर्ब के साथ दो तरह की वर्ब का यूज होता है, या आईएनजी फॉर्म का या वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और जब इन वर्ब्स के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाती। तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर एंग्री डैश देयर एम्प्लॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि दे आर एंग्री विद देयर एम्प्लॉइज, क्योंकि एंग्री के साथ भी दो कंडीशन बताई थी कि चाहे एंग्री हो, एनोयड हो या वैक्स्ड हो। अगर ये पर्सन से एंग्री है तो फिर हम विद का यूज करते हैं, और अदर देन पर्सन है तो फिर हम एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देयर एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉय भी पर्सन होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे विद का। नेक्स्ट है ही वॉज एग्री डैश हर मैनेजमेंट। अब एग्री वर्ड पढ़ाया था, ठीक है, डिसएग्री वर्ड पढ़ाया था, एसेंट वर्ड पढ़ाया, कंकर वर्ड पढ़ाया। तो ये सारे जो वर्ड हैं इनके साथ भी दो कंडीशंस होती है। तो जब पर्सन हो तो हम विद का यूज करते हैं, और अदर देन पर्सन हो तो हम इनके साथ टू का यूज करते हैं। तो ही वॉज एग्री डैश हर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे फिर हम क्या यूज करेंगे, एग्री के साथ हम यूज करते हैं टू का। किसका, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, टू हर मैनेजमेंट। ही वॉज एग्री टू हर मैनेजमेंट। आई एम एग्री हर डैश हर प्रपोजल। तो यहाँ पे ये एग्री है। अब ये हर है, ये हर पर्सन को इंडिकेट करता है, तो पहले हम लगाएंगे, यूज करेंगे विद का। आई एम एग्री विद हर। हालांकि एम नहीं आना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो आई मैं तुमसे सहमत हूँ, तो इसलिए एम का यूज बेसिकली बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कभी कभी यूज कर लिया जाता है। आई एग्री विद हर डैश हर प्रपोजल। तो अब ये अदर देन पर्सन है, तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू का। क्लियर है। अब इनका तुम्हें टाइम के साथ तो बताया हुआ है कि इनका यूज टाइम के साथ होता है ना, इनके साथ। तो इनका यूज किया जाता है किसी भी टाइम के साथ। देखिए इन, एट, इनका जो है टाइम के साथ लेना देना होता है, ऑन का, इनका, एट का। ये टाइम को इंडिकेट करती हैं। अब कौन से, कब हम एट लगाते हैं, जब जीरो ड्यूरेशन होता है। ऑन कब लगाते हैं, जब फिक्स 24 आवर्स का टाइम होता है। ठीक है, तो इनका, इनकी जब हम बात करें, इन, एट एंड ऑन, तो ऑन का यूज फिक्स्ड 24 आवर्स के टाइम के साथ, एट का यूज करते हैं जहां पे आपकी जीरो ड्यूरेशन हो, यानी बिल्कुल भी गैप ना हो। ठीक है, जीरो ड्यूरेशन टाइम के साथ। और इनका यूज करते हैं जो जीरो से ज़्यादा हो और 24, फिक्स 24 आवर्स का ना हो। तो कम के लिए भी यूज किया जा सकता है। इनका बेसिकली आप कह सकते हैं कि इनका यूज किया जाता है ड्यूरेशन के साथ। अब ये ड्यूरेशन ना तो जीरो होनी चाहिए और ना ही 24 आवर्स की होनी चाहिए। ठीक है, ना तो ये ड्यूरेशन आपकी जीरो होनी चाहिए और ना ही 24 आवर्स की होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो तो हम यूज करेंगे इनका। किसका यूज करेंगे, जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है 5 सेकेंड्स। ये टाइम की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर ये बात कही जाए तो क्योंकि ये जीरो ड्यूरेशन से ज़्यादा है, 5 सेकेंड की बात कर ली, ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे इनका। किसका यूज करेंगे, इनका। तो
अब सेकंड से बड़ी यूनिट होती है आपकी मिनट, चाहे 5 मिनट्स हो, तो ये जीरो ड्यूरेशन भी नहीं है और फिक्स 24 आवर्स का भी टाइम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे इनका। अगर इसी तरीके से मिनट से बड़ा होता है आपका आवर्स, ठीक है, तो 1 घंटे हो, 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, 10 घंटे हो, कुछ भी हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज करते हैं। हालांकि फोर का भी यूज होगा, वो चीजें आपके सेंटेंस पर डिपेंड करेंगी कि कब वो, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो तो फिर वहां पे फोर और सिंस का यूज होगा, और जब नॉर्मल सेंटेंस हो तो इनके साथ भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे इनका। इसी तरीके से 24 आवर्स को मिला के बनते क्या बनते हैं, एक दिन क्या बनता है, 1 डे, आ डे। तो जब इस तरीके से हो तब भी आप यूज करेंगे इनका। ए डे से बड़ा कि भाई 1 वीक हो, 10 वीक हो, कुछ भी हो, ठीक है, या ए डे की जगह दे दे 5 डेज। ये एक था, सिंगुलर था, इसलिए हम डे का यूज कर रहे थे। अब जैसे ही ये प्लूरल हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि ये प्लूरल डिजिट्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे इनका ही यूज करेंगे। अब दिनों को मिला के बनता है वीक, क्या बनता है, वीक। तो अगर मैं कहूं कि 6 वीक्स या 3 वीक्स, तो भी हम इसके साथ इनका यूज करेंगे। वीक से बड़ा होता है फिर मंथ, तो ऑलरेडी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ बताया था जहां पे 6 तरह की चीजें बताई थी कि डेफिनेट मंथ के साथ हम किसका यूज करते हैं, इनका। ये वाली भी बात बताई थी मैंने आपको। तो जब भी आ मंथ हो, अगर हम कहें कि 4 मंथ्स, तो हम यूज करेंगे इनका। इतनी बात क्लियर है। मंथ को मिला के मंथ का कुछ नाम होता है, अगर किसी मंथ का नाम हो, ठीक है, तो फिर चीजें दूसरी हो जाती हैं। तो भी हम इनके साथ इनका ही यूज करेंगे। अब महीने का नाम हो सकता है कि भाई जनवरी हो सकता है, फेब्रुवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, ईटीसी। तो कोई भी महीने का नाम हो उसके साथ भी आप यूज करते हैं इन प्रेपोजिशन का। अब महीने से बड़ा होता है फिर महीनों को मिला के बनता है हमारा साल, क्या बनता है, तो कुछ भी टाइम दिया गया हो, 1980 दिया गया हो, 1990 दिया गया हो, 1999 दिया गया हो, कोई भी किसी भी साल का नाम दिया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में इनके साथ आप इनका ही यूज करते हैं। ठीक है, साल। अब इसके अलावा भी कुछ टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि टाइम के ही अंदर मौसम्स के अकॉर्डिंग हम बांटते हैं। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो अगर लिखा हो समर तो आप करेंगे इन समर। अगर लिखा हो विंटर, ठीक है, अगर लिखा हो ऑटम, तो ये सब क्या है, टाइम के ही एक पहलू हैं। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। तो इनके साथ भी आप यूज करते हैं इन प्रेपोजिशन का। गधे बताया तो 24 घंटे का फिक्स आवर होता है, उसके साथ ऑन का यूज करेंगे। कितने सारे एग्जांपल्स करवाए थे। हम्म, बताया था। फिर ये क्वेश्चन कैसे आया। अब देखिए, साल से भी बड़ा होता है फिर डिकेड। क्या होता है साल से बड़ा, डिकेड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं दशक। तो अगर कुछ इस तरीके का भी, तो कोई भी एक्स वाई जेड टाइम दिया गया हो आपको बेसिकली, तो आपको उनके साथ इनका यूज करना है। अगर आप 1980s की बात करें तो ये टाइम ऐसा लिख, ईयर लिखे होने के बाद उसके साथ लगा होगा एस, क्या लगा होगा। इस 1970s का मतलब होता है कि 1970 से लेके
1979 तक की बात हो रही है, इसमें पूरे 10 साल आते हैं। अगर इसी तरीके से आए 1980s, ठीक है, 1990s, 2010s, तो इस तरह के टाइम पीरियड के साथ भी आपको यूज करना होता है इनका। किसका यूज करते हैं? या फिर हो अब 10 साल को मिला के फिर इससे बड़ी डिजिट होती है आपकी सेंचुरी। क्या होती है? तो अगर आप कहें 1900 तो इनका यूज करेंगे, 2000 तो आप 20th सेंचुरी कहेंगे तो उसके साथ इनका यूज करेंगे, आप 17th सेंचुरी कहेंगे तो इनका यूज करेंगे। तो 17th, 18th, 19th, जब इन सेंचुरीज की बात करते हैं तो भी आप यूज करेंगे इनका। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से आपने कुछ हिस्ट्री में कुछ पीरियड्स पढ़े होंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा है ब्रिटिश पीरियड, तो जब से लेके ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तब जब तक वो गए उस पूरे पीरियड को हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश पीरियड जनरली। तो अगर कोई भी ऐसा टाइम पीरियड लिखा हुआ हो तो आप यूज करेंगे इनका, कि भाई ब्रिटिश पीरियड कहा जाए, मुगल पीरियड कहा जाए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पीरियड कहा जाए। तो हिस्ट्री का कोई भी काल ये भी समय को इंडिकेट करता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको इनका यूज करना है। ठीक है, इन द मुगल पीरियड, इन द ब्रिटिश पीरियड, इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड। क्लियर? फिर और कहाँ यूज कर सकते हैं? तो इसी तरीके से आप इन द इवनिंग, कि अगर इवनिंग से पहले द लिखा हुआ है तो आप यूज करेंगे इन द इवनिंग, मॉर्निंग, द मॉर्निंग। इसी तरीके से अगर द नाइट लिखा हुआ है तो आपको इनका यूज करना है। तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। ठीक है, किसी भी महीने का नाम हो तो आप इनका यूज करेंगे, ये बात बताई थी। लेकिन मैंने कल एक चीज और बताई थी कि अगर इनसे पहले ये जितने भी टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, अगर इनके पहले कोई एडवर्ब आ जाता है, क्या आ जाता है? एडवर्ब। जैसे कि नेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, या लास्ट वर्ड लिखा हुआ आ जाए, या अपकमिंग वर्ड लिखा हुआ आ जाए, और उसके बाद आपकी ये चीजें दी गई हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन फिलअप करने के लिए आ जाए और यहाँ पे दिया गया हो नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट फेब्रुवरी, ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाए, चाहे ऑन के टाइम के साथ, इनके टाइम के साथ, या एट के टाइम के साथ, तो फिर इनके साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो सिर्फ यही नहीं समझना है कि भाई जनवरी आया तो इन आएगा। अगर जनवरी से पहले ये वर्ड्स आ गए तो हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अगर यही वर्ड्स आपके इस वर्ड के बाद आ जाएं, जैसे कि आ जाए जनवरी नेक्स्ट या फेब्रुवरी नेक्स्ट, तो फिर अब आप यूज कर सकते हैं इन प्रेपोजिशन का, इन जनवरी नेक्स्ट या इन जनवरी अपकम। तो ये वर्ड्स अगर इस तरीके से आ जाए तो यूज किया जा सकता है। बेसिकली क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन रिलेट होते हैं आपके, ये प्रोनाउन का जो रिलेशन होता है वो किसी नाउन और प्रोनाउन या सेंटेंस के किसी अदर पार्ट से ये रिलेशन दिखाने का काम करते हैं। तो एडवर्ब अगर किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आ जाता तो रिलेशन में वो क्लियरिटी नहीं आ पाती। तो इसलिए डायरेक्ट आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, जब नाउन आपका ये प्रेपोजिशन जो आता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। तो अब जनवरी एक महीने का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, लास्ट, अपकमिंग ये आपके एडवर्ब थे। तो एडवर्ब के लिए हम कभी भी प्रेपोजिशंस का यूज जनरली नहीं करते हैं। क्लियर है बात?
तो अगर नेक्स्ट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो तो नहीं, लेकिन यही बात मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। अगर वो इस तरीके से आ जाए कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपका और आ जाए द नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट जनवरी, तो ऐसी जगह पे फिर आप यूज करेंगे प्रेपोजिशन का। इन द नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट मार्च। तो जब इस तरह की चीजें आ जाए, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, इन द नेक्स्ट इवनिंग, तो अब यहाँ पे आप इन का यूज करेंगे। भले ही ये मार्च से पहले, नेक्स्ट, लास्ट, अपकमिंग आए, लेकिन आपको पता है कि ये द है और आर्टिकल का रिलेशन होता है नाउन से, तो इसलिए ये एक तरीके से ये पूरा जो है नाउन ही हो गया। तो इसलिए हम इसके पहले इनका यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको बताया जाता है कि भाई महीने के नाम से पहले इनका यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब ये चीज किसी ने बताई नहीं है, आप वहां पे भी इनका यूज करके आओगे। अब ये दोनों बातें आपको किसी ने बता दी, फिर तीसरे तरीका का क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, तो वहां पे कहेंगे कि यार सर ने तो नेक्स्ट के बाद बोला था कि नहीं होगा, लेकिन अब नेक्स्ट आगे नहीं पीछे है, तो तीसरे तरह का क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। और चौथे तरह का क्वेश्चन ये भी कि भाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन अगर इनसे पहले दा आ जाए तो क्या करेंगे। तो ये लेबल्स होते हैं चीजों को समझाने के, कि कॉन्सेप्ट्स कि सिर्फ एक पहलू नहीं बताया मैंने आपको। अब आप चारों तरीके से चीजें, ये बेसिकली प्रॉब्लम्स होती है कि टीचर एक चीजें बता के जो है अपना काम खत्म कर देते हैं। अब अगर ने टीचर ये वाली बात नहीं बताई तो बच्चों का क्वेश्चन जाहिर सी बात है गलत होगा ही होगा। तो इसलिए आपको ये भी बात समझनी है। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए ये एट, वैसे तो नाइट के साथ हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एट का। और जब हम ये कहते हैं इन द नाइट, ठीक है, तो इनका भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन कि नाइट के साथ कब एट लगाएं और कब इन लगाएं, तो वैसे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया होगा, अगर नाइट के पहले द आ जाए तो ये द जो है इसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये चीजों को फिक्स करने के लिए आता है, क्या करने के लिए आता है, फिक्स करने के लिए। और जब हम सिर्फ नाइट की बात करते हैं तो ये जनरल सेंस में बात होता है कि किसी आम रात की बात हो रही है, लेकिन जब हम इन द नाइट कहते हैं तो इसका मतलब होता है किसी खास रात की बात हो रही है। तो ये इंडिकेट करता है खास रात की बात को, कि कोई विशेष रात है, कोई खास रात है। और ये आपका इंडिकेट करता है किसी आम रात को। जैसे कि मान लो कि मर्डर, अगर किसी का मर्डर हुआ तो वो किसी खास रात में हुई होगी। अगर किसी का एनिवर्सरी है तो वो खास रात में एनिवर्सरी होगी। तो वहां पे हम इन द एनिवर्सरी का यूज करेंगे, इन द नाइट का यूज करेंगे, ठीक है। तो मर्डर हो, एनिवर्सरी हो, मैरिज हो, तो कुछ खास ओकेजन्स के साथ हम नाइट के साथ इनका यूज करते हैं, रेदर देन हम नाइट के साथ एट का यूज करते हैं। जैसे कि डॉग्स बार्क एट नाइट, तो कुत्ते सालों साल भौंकते हैं, तो वहां पे इसलिए हमने एट का यूज किया, ठीक है। तो यही जब आपकी चीजें खास रात कैसे बन जाती है, जब कोई इवेंट हुआ हो, कोई ऐसा इवेंट हो जो और दिनों से अलग हो, और रातों से अलग हो। जैसे कि भाई कोई आपके घर में घुस गया और घर में घुस के किसी का मर्डर कर दिया आपके पड़ोस में, ठीक है। तो वो आपके लिए खास रात हो गई कि आप उस रात को कई बार मेमोराइज करते हैं कि भाई जब भी उस तरह का इवेंट आपके सामने आएगा, आंखों के सामने, तो आपको वो वाली इवेंट, उस इवेंट से कनेक्ट करेंगे चीजों को। तो मर्डर हो या मैरिज हो, कि यार इसी दिन तो शादी हुई थी, या इसी साल में बरसात आई तो आपको वो याद आएगी यार उसके शादी में बारिश हुई थी। तो ऐसी जगह पे हम फिर इनका यूज करते हैं। गॉट इट, बात समझ में आई। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूं। मैंने कहा आई यूजुअली, आई यूजुअली मेक माई
नोट्स डैश नाइट, या आई यूजुअली स्टडी इन द नाइट। देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, ठीक है। अब आपके प्रेपोजिशन से फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, और प्रेपोजिशन से फाइंड द एरर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आई यूजुअली मेक माई नोट्स डैश एट नाइट, कि भाई मेरी आदत है एक तरीके से कि मैं रात में ही अपने नोट्स बनाता हूं, तो इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे एट का। लेकिन यही सेंटेंस मैं कह रहा हूं आई यूजुअली स्टडी इन द नाइट, तो ऐसा तो नहीं कि मैं किसी खास रात में ही पढ़ाई करता हूंगा, ये आम बात की जा रही है यहाँ पे या खास की। तो ऐसी सिचुएशन में आम की, तो आप इस इंदा को काट के, इन प्रेपोजिशन को आप काट के करेंगे एट नाइट, कि आई यूजुअली स्टडी एट नाइट, क्योंकि मैं पढ़ाई तो ज्यादातर जो है वो रात को करता हूं, तो मैं अपनी एक हैबिट बता रहा हूं, तो ये आम बात हो गई। तो ये दोनों चीजें जो है मेरे लिए आम बात हो गई। लेकिन जब मैं इसी चीज को कहता हूं कि मिस्टर चड्डा was murdered dash night। अब यहां तो क्या यूज करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे इन का। तो इन द नाइट किसका यूज करेंगे, इन का, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर चड्डा का जो मर्डर है वो हर दिन किया जाता हो। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसी खास रात को, कि किसी खास रात में मिस्टर चड्डा की जो है वो मर्डर किया गया। गॉट इट। अब इसी तरह की कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसा कि टेल, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड। तो कई बार क्या होता है जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द एरर प्रेपोजिशन से, तो टेल के बाद आपको टू लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्या लगा हुआ मिलेगा, टू, कि टेल, टोल्ड, टोल्ड इनके साथ आपको टू लगा के देंगे, जबकि इनके साथ टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। आप वर्ब में पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ऐसे केस में तो टेल के साथ ही टोल्ड मी, आप कहते हैं ही टोल्ड मी, तो जनरली ये जो है ना पर्सन, इस इनके बाद, इस वर्ब के बाद यूज होता है पर्सन का, तो आपको इस पर्सन से पहले टेल के साथ टू लगा के देंगे, जो अपने आप में गलत होता है, ठीक है। क्या होता है, तो ये भी चीज समझने वाली है कि अगर इस तरीके का कभी क्वेश्चन आया तो आप उसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसी को जब आप ये चीजें कब पढ़ोगे, टेल टोल्ड, जब आप नरेशन वाला टॉपिक पढ़ोगे, तो वहां टेल टोल्ड को हम किससे रिप्लेस करते हैं, बताओ। यस, तो टेल को रिप्लेस करते हैं से, टोल्ड को रिप्लेस करते हैं सैड, सैड से। तो जब इस तरह की बात हो से या फिर सेड टू, ठीक है, तो इनके साथ आप यूज करते हैं टू का, जैसे ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, तो आपको ये डायरेक्ट तरीके से दिया होता है और आपको इनडायरेक्ट तरीके से बनाना होता है, तो आप वहां पे सेड टू को कन्वर्ट किस में करते हैं, टोल्ड में। तो टोल्ड के साथ कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, और से वाली जो फॉर्म्स होती है इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। गॉट इट।
इसी तरीके से आपका अब जो चीजें हो रही है ना, ये एरर बेस्ड वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं कि एरर के फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और अभी क्वेश्चंस करेंगे। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप इस टॉपिक को, बताएं मुझे। चाहते हैं कि 5 एक क्लासेस और ले लूं इस टॉपिक पे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दूं। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम 5 क्लासेस और लेता हूं फिर मैं इसके प्रेपोजिशंस की आप लोगों की। लेकिन ये चीजें रिवाइज करोगे तो ज्यादा मजा है कि कम। देखिए, कम का मतलब होता है अंदर। अब कई बार क्या होता है कि कम के साथ इनटू लगा के दे देते हैं, कम इनटू। ठीक है, इसी तरीके का एक होता है, इस कम इनटू का मतलब होता है अंदर आना। क्या मतलब होता है? अंदर आना। यानी कम इनटू के साथ जनरली क्या होगा कि एक प्लेस की बात की जाएगी कि ही कम इनटू द रूम, ही कम इनटू द, जो भी चीजें हैं एक प्लेस दिया गया होगा। तो कम इनटू का मतलब होता है अंदर आना। इसी को रिप्लेस करता हुआ एक वर्ब होता है, इसी के पैरेलल यूज किया जाता है। कई बार आपको इंटर इनटू भी दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? इंटर इनटू। अब ये कभी भी एंटर इनटू का यूज नहीं करते हम। तो ये एंटर इनटू अपने आप में गलत होता है। ठीक है, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना, अंदर की तरफ आना। तो इसलिए कभी भी हम एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक मोशन दिखाने वाली वर्ब है। लेकिन कम के साथ हम इनटू का यूज करते हैं, तो ये इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के इक्वल हैं। कि कम इनटू का जो मतलब होता है वही मीनिंग होता है एंटर का। तो कई बार आपसे जब एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे एंटर के साथ इनटू लगा के देते हैं। एक और तरीका बताया था कि एंटर का मतलब जब प्रवेश होना हो तो हम सिर्फ अंदर आने के सेंस में हो तो हम एंटर का यूज करते हैं। लेकिन जब किसी चीज में शामिल होने की बात करते हैं आप, एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू द एग्रीमेंट, एंटर इनटू द पैक्ट, एंटर्ड इनटू द कन्वर्सेशन, एंटर्ड इनटू द बिजनेस, तो वहां पे एंटर के साथ इनटू का यूज किया जाता है। ये वाली बात बताई थी आप लोगों को। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। बात पूरी कौन है? तो जरा इसको सॉल्व करके दिखाइए। मैंने कहा क्या कहें, एंटर्ड इनटू, कम इनटू। ओके, मैंने कहा आर्यन एंटर्ड डैश माई केबिन विदाउट माई परमिशन।
he entered dash the conversation with our assent। तो यहाँ पे किसी चीज में शामिल होने की बात हो रही है कि वह कन्वर्सेशन में शामिल हुआ मेरी सहमति से। एसेंट का मतलब होता है सहमति। मैंने आपको बताया था एसेंट, एग्री, ये सारे लगभग सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। एक्सीड, चढ़ाई करना, सहमत होना, कंकर, विजय प्राप्त करना, तो ये सारी चीजें। तो एंटर्ड यहाँ पे हम इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, और जब पहले वाला जो सेंटेंस है आपका, तो यहाँ पे हो रहा है अंदर आने के सेंस में कि आर्यन एंटर्ड माई केबिन विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे इनटू लगा के दिया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इनटू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अंदर आने की बात हो रही है। ये आपका एक प्लेस दिया गया है कि भाई कहाँ आने की बात हो रही है, केबिन के अंदर। गॉट इट। इसी तरीके से एक वर्ब होती है रन अवे। क्या? रन अवे, इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। बेसिकली क्या है ये रन जो है ये आपकी वर्ब है और अवे आपका एक एडवर्ब होता है। क्या होता है? एक एडवर्ब है। और इन दोनों का मतलब होता है भाग जाना। क्या मतलब होता है? भाग जाना। इसी का इक्विवेलेंट होता है आपका फ्ली अवे। क्या होता है? फ्ली अवे। तो कभी भी फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं किया जाता। जिस तरीके से एंटर्ड के साथ इनटू का यूज नहीं किया जाता जब उसका मतलब होता है कम इनटू, इसी तरीके से ये इन दोनों वर्ड का अपने आप में मतलब होता है, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। क्या मतलब होता है अपने आप में फ्ली वर्ड का मतलब? भाग जाना। तो इसी तरह की चीजें जो है आप प्रेपोजिशन में भी एरर पूछ लिया जाता है। और इसी को इन्हीं छोटी छोटी चीजों को मिला के आपका, कि जैसे बताया कि से के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कि कब करते हैं, टेल के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, से के साथ टू का यूज होता है। तो ये वाली चीजें आपके एक चैप्टर होता है सुपरफ्लुअस नाम से, कि एक्सेस से ज्यादा। यहाँ पे जब इस फ्ली वर्ड का अपने आप में मतलब है भाग जाना, तो उसके आगे अवे वर्ड ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार ये क्वेश्चंस में दिए जाते हैं कि फ्ली के साथ विद दिया गया होगा तो विद को काटा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद एक होता है बिटवीन और एक अमंग। ये बताए हैं ये प्रेपोजिशंस आप लोगों को। यस यस यस, ठीक है, वेरी गुड। तो इट इज यूज्ड फॉर टू, ठीक है। ये दो के लिए यूज होता है। और अमंग का यूज यूज्ड फॉर मोर देन टू। तो जहां पे दो से ज्यादा की बात हो वहां पे हम यूज करते हैं अमंग का, यूज फॉर मोर देन टू। और ये आपकी एक तरीके से होती है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का काम करती है। ये बंटवारे वाली प्रेपोजिशन होती है आपकी। किस तरह की प्रेपोजिशन होती है? डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, या प्रेपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं आप इन्हें।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को बताने का काम करती हैं। तो जब भी इस तरह की चीजें हों, जैसे कि यहाँ हो और लिखा हो टू गर्ल्स, तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे इस सेंस में? बिटवीन का। तो जब सिर्फ दो की बात हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, या फिर इस तरीके से भी हो कि टू पेयर्स, या पेयर्स की जगह अगर टू इन वर्ड का यूज हो, ट्विंस, तो भी आप बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है। या फिर कोई दो पर्सन की बात हो, आई एंड यू, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो भी ऐसी जगह पे भी आपको यूज करना है बिटवीन का। चलिए एक दो एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कहा मैंने कि ऑल द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, all the sweets were distributed dash the students। all the countries have signed an agreement dash themselves। तो अब आपको यूज करना है यहाँ पे बिटवीन वर्सेस अमंग का, बिटवीन एंड अमंग। तो ऑल द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स दो से तो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो मिठाइयाँ जो है वो विद्यार्थियों के बीच में बांटी गई, तो यहाँ पे इसलिए हम यूज करेंगे अमंग का। ठीक है। अब यहाँ पे ऑल द कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट देमसेल्व्स, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे बिटवीन का। अब कि यहाँ पे अमंग का क्यों यूज नहीं हुआ, है ना, कि ऑल द कंट्रीज की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अमंग क्यों नहीं आया? तो मैंने आपको एक प्रोनाउन में एक प्रोनाउन पढ़ाया था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाया था। तो जब भी रेसिप्रोकेशन का सेंस हो तो ऐसे सिचुएशन में हम बिटवीन का यूज करते हैं। देखिए ये जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो पांच कंट्रीज हैं, ये आपकी इंडिया है, यूएसए है, ठीक है, ये चाइना है, ये आपका यूके है, और ये आपका पाकिस्तान है। अब साइन होगा कोई भी एग्रीमेंट तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा। ऐसा होगा कि इंडिया यूएसए के साथ साइन करेगा एग्रीमेंट, और यूएसए को भी इंडिया के साथ करना पड़ेगा, यूएसए चाइना के साथ भी करेगा, चाइना यूएसए के साथ करेगा, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ कर लेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि पांच लोगों को हाथ मिलाना है, तो एक साथ पांच लोग हाथ मिला सकते हैं या एक एक करके मिलाएंगे? एक एक करके। तो जब आप एक एक करके चीजों को करते हैं तो वहां पे बिटवीन कि भाई पहला दूसरे से, दूसरा पहले से,
फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा दूसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा तीसरे से। तो इसलिए यहाँ पे हमने बिटवीन का यूज किया। और ये वाला क्वेश्चन तो इसलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसके समझ में आया था उसे ये वाली चीजें समझ में आएंगी। देखने से तो लग रहा था कि यहाँ पे क्या यूज होगा, अमंग का, है ना। लेकिन ये जो इसी तरीके से, तो जब भी अगर एग्रीमेंट की बात हो या फिर कुछ चीजें कि कहाँ पे ऐसे चीजों, ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पे भटकाया जाता है, या तो एग्रीमेंट हो तो एग्रीमेंट भाई एक दूसरे से करता है, दूसरा तीसरे से, तीसरे दूसरे से, और तीसरा पहले से। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ साइन कर ले, ठीक है। एग्रीमेंट बातचीत करनी पड़ेगी एक एक करके। इसी तरीके से अगर 10 टीमों का मैच हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक साथ मैच खेल लेंगे। पहला दूसरे से खेलेगी, दूसरी तीसरे से भी खेलेगी, चौथे से भी खेलेगी, पांचवे से भी खेलेगी। तो जब भी इस तरह की चीजें हो, मैच हो, एग्रीमेंट हो, या फिर हैंड शेक की बात हो, हाथ मिलाने की, तो एक साथ कभी भी ये चीजें नहीं की जा सकती, एक एक करके की जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिटवीन का यूज करना है। क्लियर है। अब हम कुछ प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कौन सा, या केस ऑफ डायरेक्शन कहो, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। जो हेडिंग डालनी है वो डाल सकते हैं। केस ऑफ डायरेक्शंस की कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं जो डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं, तो केस ऑफ डायरेक्शंस या प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। इन डायरेक्शन को भी इंडिकेट करती है। तो इन है, टू है, ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। तो देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस मैंने कहा कि दिल्ली इज डैश द नॉर्थ ऑफ, दिल्ली इज द नॉर्थ ऑफ थोड़ा सा सही करते हैं इस चीज को। आ, इसी बात को मैंने कहा कि कश्मीरी गेट इज डैश द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। और एक सेंटेंस मैंने कहा चाइना इज डैश द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों सेंटेंस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे सेंटेंस है ये, यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्शंस की। तो ऐसी सिचुएशन में कि क्या यूज होगा यहाँ पे बताइए जरा। तो यहाँ पे आपने बोला कि इन, और यहाँ पे इन। अच्छा, तो इसकी कहानी समझना कि जब ये दो तरह की प्रेपोजिशन हो गई बेसिकली, ठीक है। एक होती है अंदर की प्रेपोजिशन, इनर साइड की प्रेपोजिशन, और एक होती है आउटर साइड की प्रेपोजिशन।
जैसे तो इनर की जब हम बात करते हैं तो इसलिए इसके साथ यूज किया जाता है इन का। और जब हम बात करते हैं, ये आउटर प्रेपोजिशन है, तो आउटर के साथ आप यूज करते हैं टू का। किसका यूज करते हैं? टू का। देखिए, ये आपके क्या कहते हैं, इंडिया है और ये चाइना है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इंडिया का चाइना का कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये हम यहाँ कह रहे हैं, मैंने कहा कश्मीरी गेट और ये कहा दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर है कश्मीरी गेट। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर, ये आपका पूरा ये जो सर्कल है ये है दिल्ली। ठीक है, तो जब किसी चीज के अंदर किसी चीज की बात की जाती है, किसी प्लेस की, तो हम वहां पे इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। और जब दो अलग अलग चीजें हो, कि कोई चीज किसी चीज के अंदर नहीं है कोई प्लेस, तो ऐसी सिचुएशन में हम इनकी जगह यूज करते हैं टू का। किसका यूज करते हैं? टू का। तो ये आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मैंने कहा कि इंडिया इज डैश द पार्ट ऑफ एशिया। बताइए क्या आएगा? कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होगी तो हम वहां पे इनका यूज करेंगे। तो आपको ये जो दो लोकेशंस दी गई हैं, ठीक है, इसको हमेशा रिलेट करके देखना है। क्या दिल्ली, मैंने कहा कि पटना इज डैश द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। बताइए। अब मैंने बिहार नहीं कहा, मैंने कहा इंडिया, लेकिन पटना इंडिया में तो है ना, तो इसलिए आप वहां पे यूज करेंगे इनका। तो इन्हें हम बेसिकली, तो इनके कई यूजेस सीखे आपने कि भाई इनका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, टाइम के लिए कैसे यूज होता है, डायरेक्शन के साथ कैसे यूज होता है। तो बताइए, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अभी तो तुम्हारी क्लास की शुरुआत है ना? अभी तो कितने टॉपिक्स हुए हैं तुम्हारे? कितना टाइम हो गया थर्ड टॉपिक होते होते, मतलब पूरी क्लासेस लगभग एक महीने हो गए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने कहा कि हरियाणा इज डैश द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या आएगा? टू। क्यों? यस। तो जब आउटर साइड की बात हो तो हम ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं फिर टू का। ठीक है, तो हरियाणा इज डैश द नॉर्थ ऑफ कर्नाटका। भाई जब हम ये चीजें कह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लोकेशन भी देखना होगा कि वाकई में ही हरियाणा है भी नॉर्थ साइड या नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर लिखा था, जम्मू एंड कश्मीर हो गया नॉर्थ, हरियाणा साउथ में हो गया, तो इसलिए उसे कट करके मैंने फिर लिखा कर्नाटक। ठीक है। नहीं भाई, मैं तो जीएस का टीचर भी हूँ, तो मुझसे ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि मुझे ये चीजें जो है खास तौर पे पता होनी चाहिए। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, इन चीजों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं सोसाइटी में जिन्होंने कॉपी चेक कर ली, अरे तुझे ये किसने पढ़ाया कि हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ साइड में है। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? टू का। क्योंकि हरियाणा और कर्नाटक ये दो अलग अलग चीजें हैं, हरियाणा भी स्टेट है और कर्नाटक भी स्टेट है, कोई किसी चीज के अंदर नहीं है, ये इंडिया के अंदर है।
इसके बाद एक और प्रेपोजिशन करते हैं, फिर उसके बाद क्लास ओवर कर लेंगे। एक वर्ड होता है बिसाइड। ये वाली प्रेपोजिशन पढ़ाई थी आप लोगों को, बिसाइड और बिसाइड्स। चलिए ठीक है, पढ़ो। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। क्या मतलब होता है? बगल में, यानी नियर। इसी के लिए पढ़ाई है, तुम लोग कैसे कह रहे हो कि नहीं पढ़ाई? नियर टू, क्लोज टू। नियर वाली प्रेपोजिशन पढ़ाई थी ना, अपोजिट टू। तो इस बिसाइड का मतलब होता है नियर, पास में, बगल में। और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। क्या मतलब होता है? के अलावा। इसी को आप कह सकते हैं इन एडिशन टू। ये दोनों सेम है। ये आपकी फ्रेजल प्रेपोजिशन हो गई, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त या के अलावा। तो बिसाइड्स और इन एडिशन टू ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। ओके। तो मैंने जैसे सेंटेंस कहा, शी कैम एंड सेट डैश मी। और आपके ऑप्शंस हैं बिसाइड्स और बिसाइड। तो क्या आएगा यहाँ पे? ये वाला या ये वाला? फर्स्ट वन या सेकंड? ये है बिसाइड्स, एस लगा हुआ है, और ये है बिसाइड। तो ये वाला यूज करेंगे हम, बिसाइड, बगल में। कि वह आई और आके मेरे पास बैठ गई, मेरे बगल में बैठ गई। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे आपका। और मैंने कहा द गीता, द रामायण एंड द कुरान इज ऑल्सो अ रिलीजियस बुक। अब यहाँ पे आपको यूज करना है बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला बिसाइड्स, यानी गीता, रामायण और कुरान के अतिरिक्त, कुरान के अलावा। गीता भी क्या है? आपकी रिलीजियस बुक है, धार्मिक बुक है। तो बिसाइड्स द गीता, गीता के अतिरिक्त, गीता के अलावा रामायण, कुरान, ये सभी आपकी क्या है? रिलीजियस बुक है। गॉट इट? तो ये इसके पीछे की कहानी थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ाता हूँ। फिर लास्ट 2-3 क्लासेस की प्रैक्टिस करेंगे जम के। ये वाला वीक पूरा प्रेपोजिशन टॉपिक ही चलेगा, ठीक है? ओके चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।